हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विंग पहाड़ी में। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वैदिक सभ्यता, ऋग वैदिक कालीन सभ्यता और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। तो आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता आई थी, जो कि शहरी नगरीय सभ्यता थी, और उसके बाद आई थी वैदिक सभ्यता, जो ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य लोगों ने उसको विकसित किया था, तो हमने वहाँ पे अच्छे से समझा। तो उसके बाद सीरियल वाइज आगे बढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। तो इसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ था, जैसे महाजनपदों का उदय हुआ था यहाँ पर। उसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और शैव धर्म, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म जो है, तो यहाँ पर इनके विषय में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए आगे बढ़ते हैं। महाजनपदों का जो उदय था वो कैसे हुआ था, तो जान लेते हैं। यहाँ पर महाजनपदों का उदय, आर्य जातियों के परस्पर विलीनीकरण से जनपदों का विस्तार हुआ और महाजनपद बने। तो महाजनपदों का उदय इस तरह हुआ था दोस्तों। महाजनपदों ने अब ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में राज्य विस्तार किया। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय हुआ था। तो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि महाजनपदों का उदय कब हुआ था, तो ये हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ 6ठी सदी ईसा पूर्व से माना जाता है। तो भारत में जो राजनीतिक इतिहास की प्रारंभ तिथि मानी जाती है, वो मानी जाती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो इम्पोर्टेंट थी दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। तो आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, लूसेंट में भी है ये 16 महाजनपद। उनकी राजधानियाँ कहाँ। तो जो महाजनपदों का उल्लेख है वो कहाँ कहाँ मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय महावस्तु बोलते थे जिसको, एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। तो जो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र है, इनमें 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलती है। इसमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में अस्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी के नदी के तट पर स्थित था। तो दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि अस्मक 16 महाजनपदों में ऐसा कौन सा जनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था, तो ये गोदावरी नदी के तट पर अस्मक था। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको नोट डाउन करते हुए चलना है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे फैक्ट। दोस्तों, देखते हैं आगे। इन 16 महाजनपदों में वज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो जैसे क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि वज्जी गणतंत्रात्मक व्यवस्था कौन से महाजनपदों में थी, तो ये थी वज्जी एवं मल्ल में। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की सूचना मिलती है। जो महापरिवाण सूत्र है उसमें 6 महानगरों की सूचना मिलती है। तो महापरिवाण सूत्र बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो पंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी तथा साकेत। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो कहाँ से दिए थे, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। तो जो वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था वह विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, आपको नोट करना है। जो वज्जी संघ की राजधानी थी, तो पूछा जाएगा कि वैशाली किसकी राजधानी थी, तो ये वज्जी संघ की राजधानी थी। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शक्तिशाली महाजनपद, एक मगध था, दूसरा कौशल, वत्स तथा अवंती। यह मुख्यतः शक्तिशाली जनपद थे। अब देखते हैं दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना थी वो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने करी थी, जो नालंदा विश्वविद्यालय था। और जो इसको ध्वस्त किया था वो बख्तियार खिलजी ने किया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। दोस्तों, तो आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। विश्व का सबसे प्राचीन महानगर पाटलिपुत्र 221 ईसा पूर्व का है। जो विश्व का सबसे प्राचीन महानगर है वो पाटलिपुत्र है, जिसको उदयन ने बसाया था। तो उदयन कौन से वंश का था, आपको दोस्तों कमेंट में बताना है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, तो देखते हैं यहाँ पर मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ था। तो मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध ही था दोस्तों, जहाँ पर सारे वंशों ने राज किया था। जैसे सबसे पहले हर्यक वंश आया था, तो उसके बाद आगे हम देखेंगे उन वंशों के बारे में। इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। तो जो मगध है दोस्तों वो दक्षिण बिहार के क्षेत्र में पड़ता था मगध।
इसके अंतर्गत आधुनिक पटना एवं गया जिला भी शामिल थे। तो इसके अंतर्गत पटना गया जिले दोनों शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज थी। तो इसकी राजधानी गिरिव्रज थी दोस्तों, आपको ये नोट करना है यहाँ पर। बाद में राजगृह बनी, पहले तो गिरिव्रज थी, उसके बाद राजगृह बन गई राजधानी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। आगे देखते हैं दोस्तों। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहदरथ तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। तो जो बृहदरथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदरथ तथा जरासंध, तो आपने कृष्ण लीला में भी देखा होगा कि जरासंध जो कृष्ण भगवान के द्वारा मारा जाता है जरासंध, तो उस टाइम पे ये इसके समकालीन थे, यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं दोस्तों। मगध की सीमा उत्तर में गंगा, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन तक विस्तृत थी। तो इसकी भौगोलिक स्थिति हो जाएगी दोस्तों। मगध की राजधानी कालांतर में पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। तो सबसे पहले तो राजगृह थी, उसके बाद पाटलिपुत्र हो गए दोस्तों। मगध राज्य में तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स और अवंती को मिला लिया गया। तो मगध राज्य के तत्कालीन राज्य जो थे और कौशल, वत्स, अवंती को मिला लिया गया। इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हुआ। तो आगे देखेंगे कि इनका विलय किसने किया था दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ पर जो डायनेस्टियाँ आई थी प्रमुख, तो उनके बारे में देख लेते हैं। मगध राज्य के प्रमुख वंश, तो सबसे पहले आया था दोस्तों हर्यक वंश। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा हर्यक वंश। तो जो ईसा पूर्व है दोस्तों, वो उल्टा चलता था पहले, जैसे 544 देख रहे होंगे आप यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर 412 आ गया। तो ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व तक ये ऐसे ही उल्टे क्रम में चलता था। तो संस्थापक देख लेते हैं। संस्थापक था इसका बिंबिसार। राजधानी राजगृह या गिरिव्रज पाटलिपुत्र थी दोस्तों इनकी राजधानियां। अब देख लेते हैं यहाँ पर प्रमुख शासक जो हुए थे यहाँ पे हर्यक वंश के। पहला शासक था बिंबिसार। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया इन्होंने। इसको मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपको वहाँ पर किसी और ऑप्शन की ओर नहीं जाना है, सीधे बिंबिसार को ही ऑप्शन को टिक करना है। चाहे कैसा भी पूछ लिया जाए, चाहे सिंपल पूछ लिया जाए कि हर्यक वंश का शासक कौन था या वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपको बिंबिसार वहाँ पे टिक मानना है। तो 52 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। अगला देख लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट। जैन साहित्य में इसका नाम श्रेणिक था। तो जैन धर्म में इसको श्रेणिक बताया गया है दोस्तों। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी और उसका विस्तार किया। तो अपने राज्य में विलय करने के लिए बिंबिसार ने राजकुमारियों से विवाह किया और उन राज्यों को विलय कर दिया। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी और उसका विस्तार किया। तो बिंबिसार ने अनेक राजाओं की बेटियों से विवाह किया और उसके बाद अपने राज्य में विलय कर दिया राज्यों का। उसने 3 विवाह किए। तो विवाह के बारे में भी देख लेते हैं यहाँ पर। प्रथम पत्नी महाकोसला देवी थी, जो कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। इसके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर कि काशी प्रांत दहेज में किस कारण मिला था यहाँ पर बिंबिसार को, तो कौशल राज की पुत्री प्रसेनजीत की बहन से इसने शादी कर ली थी। दूसरा की पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना छलना थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ। तो अजातशत्रु की माता हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर चेलना। तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। तो 3 विवाह किए थे दोस्तों इसने, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर उसे मगध में मिला लिया था। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको ये याद करते हुए चलना है दोस्तों। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने आपके लिए बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर सारे क्वेश्चन लाए हैं, तो आपको सब याद करके चलना है, यहाँ पर कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। बिंबिसार ने अंगराज्य को उससे मगध में मिला लिया था। तो जैसे कि एक बार क्वेश्चन बन गया था यूके ट्रिपल में कि अवंती का विलय किसने किया था मगध में, तो वो किया था उस टाइम पे शिशुनाग ने। तो क्वेश्चन वहाँ पे बना था दोस्तों यूके ट्रिपल में। तो ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन दोबारा बन जाएगा। तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। तो अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त कर दिया दोस्तों बिंबिसार ने। बिंबिसार ने अंगराज्य को जीतकर उसे मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत से मित्रता कर ली तथा अपने राजवैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेज दिया। तो दोस्तों ये ऐसे ऐसे पैंतरे अपनाते थे यहाँ पर अपने राज्य को विस्तृत करने के लिए। तो इन्होंने
उसको सही करने के लिए अपने राजवैद्य चंड प्रद्योत को भेज दिया ताकि मैं वहाँ का राज्य भी हड़प लूँ। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठ दिया। तो अजातशत्रु था जो उसने गद्दी संभालने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर अजातशत्रु 412 ईसा पूर्व से 640 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बैठा रहे। तो ये सन तो नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों, पर इनसे रिलेटेड जो फैक्ट है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ। तो प्रसेनजीत से अजातशत्रु का युद्ध हुआ और प्रसेनजीत की पराजय हुई, परंतु बाद में समझौता हो गया। तो बाद में इन्होंने संधि कर ली थी। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर लिया। तो प्रसेनजीत ने भी अपनी पत्नी का वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर लिया। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो नोट डाउन करते हुए चलना है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था। तो अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अजातशत्रु जैन मतानुयायी था। तो पूछ लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन कि अजातशत्रु कौन से धर्म को अपनाता था। तो ये जैन धर्म को अपनाता था दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अजातशत्रु का लिच्छवियों से युद्ध हुआ। तो अजातशत्रु ने लिच्छवियों से युद्ध किया तथा विजय हासिल की। तो अजातशत्रु भी पराक्रमी राजा था दोस्तों। इन्होंने लिच्छवियों को हराकर वहां पर विजय हासिल करी थी। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। तो दोस्तों आपने बाहुबली में मूवी में भी देखा होगा कि जो रथ मूसल था उसके पास, भल्लाल देव के पास, और महाशिलाकंटक जिससे पत्थर बरसे जाते हैं, देखा होगा दोस्तों आपने वहां पर बाहुबली जो पत्थर बरसाता है विपक्षी सेना की ओर। तो ये दोनों उस टाइम से चले हुए आ रहे हैं, वहीं से इंस्पायर्ड होकर शायद बाहुबली मूवी बनी होगी दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। बाद में काशी और वैशाली दोनों मगध के अंग बन गए। तो जो काशी और वैशाली दोनों थे वो मगध के अंग बन गए। तो इसी तरह धीरे धीरे राज्य का विस्तार करने के लिए अनेक राज्यों को यहाँ पर विलय कर दिया गया है हर्यक वंश के द्वारा। अजातशत्रु के समय ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। तो दोस्तों जो पहली बौद्ध संगति थी वो हुई थी दोस्तों अजातशत्रु के समय। आपने पढ़ भी रखा होगा, ये तो हर किसी को पता होगा कि 4 बौद्ध संगतियाँ कहाँ कहाँ हुई थी, किसके टाइम पे हुई, तो राजा कौन था, अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से पढ़े नहीं, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हुए आ रहे हैं। अजातशत्रु भी अपने पुत्र उदयन के द्वारा मारा गया। तो एक बार ऐसा क्वेश्चन बन गया था कि वह कौन सा राजा था जिसने अपने पिता की हत्या करी तथा अपने पुत्र के द्वारा ही मारा गया था। तो था अजातशत्रु दोस्तों। तो उदयन था, जो उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी करी थी दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। उदयन 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक शासन किया दोस्तों इसने। पुराणों में यह जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की। तो पाटलिपुत्र का एक आपको ये भी मिल जाएगा यहाँ पर अन्य नाम, कुसुमपुरा इसका अन्य नाम था दोस्तों, जो उदयन ने बसाया था तथा उसे अपनी राजधानी बना दी। तो पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था दोस्तों? ये बनाया था उदयन ने। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। तो जो हर्यक वंश का अंतिम राजा था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि नागदशक। दोस्तों मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन रखे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसको उसके आमात्य शिशुनाग ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया। तो जो उसका आमात्य था दोस्तों, एक पद होता था आमात्य का उस टाइम पे, तो शिशुनाग ने पदच्युत कर दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना कर ली नागदशक को मारकर, और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर जान लेते हैं। अब चलते हैं दोस्तों शिशुनाग वंश की ओर। 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश का शासन रहा था दोस्तों। इसने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला दिया। तो दोस्तों ये आ गए यहाँ पर इंपॉर्टेंट कि अवंती को मगध में किसने मिलाया था दोस्तों? ये मिलाया था शिशुनाग ने, और वत्स राज्य को भी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर नोट डाउन करते हुए चलना है आपको। बंगाल से लेकर मालवा तक भूभाग सम्मिलित था। तो इसके टाइम पे दोस्तों जो मगध साम्राज्य था उसके अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक भूभाग भी सम्मिलित था। तो काफी विस्तृत राज्य था उस टाइम पे जो शिशुनाग वंश के समय में। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। तो जो शिशुनाग की हत्या करी थी दोस्तों वो करी थी कालाशोक ने। तो उस टाइम यही प्रथा चली हुई आ रही थी कि
पिता की हत्या करके खुद ही अपनी गद्दी हड़प ले। काला शोक के विषय में देख लेते हैं। काला शोक 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक शासन किया दोस्तों इसने। इसका नाम पुराण में तथा दिव्यावदान में काकवर्ण मिलता है। तो दोस्तों काकवर्ण तो कई लोगों ने पढ़ रखा होगा यहाँ पर ये नहीं पढ़ा होगा कि काकवर्ण किस में मिलता है, इसका नाम उल्लेख किस पुराण में इसका उल्लेख किया गया है। तो पुराण थे और दिव्यावदान लिखी गई है। तो आपको दोस्तों कमेंट में बताना है कि दिव्यावदान पुस्तक की रचना किसने करी थी। तो इसमें इसका नाम काकवर्ण मिलता है दोस्तों। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो वैशाली थी जो उनकी राजधानी, उस टाइम पे पुनः इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया था दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। इसने 28 वर्षों तक शासन किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था दोस्तों। तो जो द्वितीय बौद्ध संगति थी इसका आयोजन हुआ था दोस्तों काला शोक के टाइम पे। इस समय बौद्ध संघ 2 भागों में, अस्तवीर तथा महासंघिक 2 भागों में बंट गया दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपके लिए। बाण भट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण को महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। तो जो हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण जो काला शोक था यहाँ पर, उसने महापद्म नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी दोस्तों। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों जो मैं आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि आगामी एग्जाम RO ARO, आबकारी सिपाही हो गया, जैसे SI हो गया, दरोगा, और PCS के जो फॉर्म निकल गए हैं हाल ही में, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों ये। आगे देख लेते हैं यहाँ पे दूसरी डायनेस्टी कौन सी आई थी। ये आई थी नंद वंश की। तो नंद वंश का संस्थापक था दोस्तों महापद्म नंद। 344 ईसा पूर्व से 324 से 23 ईसा पूर्व तक यहाँ पर नंद वंश ने शासन किया था दोस्तों। प्रमुख शासक देख लेते हैं दोस्तों। महापद्म नंद जो कि इनका संस्थापक माना जाता है दोस्तों नंद वंश का। पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्म नंद एक शूद्र था। तो शूद्र बताया गया है दोस्तों यहाँ पर महापद्म नंद को सर्व क्षत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार माना गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर SSC ने भी कई बार ये क्वेश्चन उठा रखा है और UKPSC ने भी। तो दोस्तों आपको नोट डाउन करते हुए चलना है दोस्तों, जितने मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा एक राट एवं एक छत्र की उपाधि धारण की। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा पेपर में कि एक राट एक छत्र की उपाधि किसने धारण करी थी दोस्तों। तो ये महापद्म नंद ने करी थी दोस्तों। महापद्म नंद के 8 पुत्र थे। घनानंद भी इसका एक पुत्र था जो नंद वंश का अंतिम शासक था। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों। तो ये था घनानंद। घनानंद के बारे में देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। घनानंद यह सिकंदर का समकालीन था। इसके समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया था। तो दोस्तों सिकंदर का समकालीन कौन था। तो दोस्तों ये था धनानंद। ग्रीक यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमिज कहा है। तो अग्रमिज किसको कहा जाता था दोस्तों। तो अग्रमिज घनानंद को कहा जाता था। दोस्तों आप देख रहे होंगे कंटेंट क्वालिटी। घनानंद के दरबार में चाणक्य तक्षशिला का आचार्य आया था। तो दोस्तों घनानंद के दरबार में ही चाणक्य जो कि मौर्य साम्राज्य की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी पर बिठाने का काम करते हैं, वो थे चाणक्य। और जो घनानंद के दरबार में आए थे, जो उस टाइम पे भोग विलास में पड़ा हुआ था घनानंद, वह घनानंद के द्वारा अपमानित किया गया। तो घनानंद वह काफ़ी दुराचारी किस्म का आदमी था जो उस टाइम पे राजगद्दी पर बैठ रखा था, अयोग्य शासक था घनानंद। तो वहाँ पर चाणक्य ने उसे कुछ तो देख लेते हैं दोस्तों। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना कर दी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। मौर्यों के शासन में मगध साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं, क्लास समाप्त होती है। तो दोस्तों आपको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, कमेंट लाइक जरूर करना है दोस्तों आपको। तो दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा दोस्तों जब तक आपके एग्जाम होते हैं। RO ARO पे मेन फोकस रहेगा और जो SI दरोगा है और जो PCS प्री है दोस्तों, जिसका नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया है आयोग ने। तो दोस्तों आपको अपनी तैयारी बरकरार रखनी है। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।